ब्लू चिप के भरोसे और इनसाइडर ट्रेडिंग के धोखे तक ये पूरा ढांचा इंसानी महत्वाकांक्षाओं, डर और लालच का एक जीता जागता स्वरूप नजर आता है। सच में इस पूरे तंत्र को समझना ये स्पष्ट करता है कि पैसा केवल एक कागज या डिजिटल नंबर नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये उन नियमों, संस्थाओं और मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों का परिणाम है जो हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को सांस लेने में मदद करते हैं। लेकिन इस विस्तृत विश्लेषण को समाप्त करने से पहले इन स्लाइड्स की आज हम स्टडी टेक मास्टर क्लास के उन शानदार नोट्स को डिकोड करने वाले हैं जिन्होंने भारत की पूरी कर प्रणाली यानी टैक्सेशन और जीएसटी के विज्ञान को एकदम खोल कर रख दिया है। सही कहा। हमारा लक्ष्य सिर्फ तथ्यों को रटना नहीं है, बल्कि उस पूरे मकड़ जाल को समझना है कि सरकार पैसा कैसे निकालती है और ये काम कैसे करता है। एग्जैक्टली। और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए ना ये समझना बहुत जरूरी है कि हम केवल सतही बातें ना करें। मतलब इसके पीछे का अर्थशास्त्र क्या है, एक व्यवस्था के रूप में टैक्स आखिर जरूरी क्यों है। सही बात है। जब तक बुनियादी क्यों और कैसे स्पष्ट नहीं होंगे तब तक परीक्षा में घुमाकर पूछे गए सवालों के जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ यार, तो चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। मास्टर क्लास नोट्स के पहले विजुअल यानी स्लाइड 1 से शुरू करते हैं। ओके। इस पहले चित्र पर ना बहुत ही दमदार कोर लाइन लिखी है, टैक्स का डर भगाएंगे और परीक्षा में पूरे नंबर लाएंगे। वाओ, ये तो बहुत कैची है ना? और यहाँ एक सुनहरे रंग का रुपए का चिन्ह है जो कुछ मजबूत पिलर्स या खंभों पर टिका है। पास ही एक कैलकुलेटर और एक लाल मार्कर भी रखा है। तो ये चित्र क्या कहानी कह रहा है? देखिए, ये चित्र हमारी अर्थव्यवस्था की पूरी नींव को दर्शाता है। वो जो खंभे हैं ना, वे देश के बुनियादी ढांचे हैं। अच्छा। और रुपए का चिन्ह ये स्पष्ट करता है कि बिना धन के, बिना पैसे के, ये ढांचा खड़ा नहीं रह सकता। और वो लाल मार्कर इशारा कर रहा है कि ये चर्चा सीधे तौर पर परीक्षा के दृष्टिकोण से हर उस कॉन्सेप्ट को हाईलाइट करेगी जहां से सीधे सवाल बनते हैं। क्या बात है, ये तो हमारी आज की यात्रा का पूरा नक्शा हो गया। बिल्कुल। लेकिन इस यात्रा में आगे बढ़ने से पहले मुझे एक बात पर बहुत आपत्ति होती है। अच्छा? अक्सर लोग टैक्स को ना एक सजा की तरह देखते हैं। हाँ, ये बहुत आम बात है। नोट्स की दूसरी स्लाइड में इसी कर या टैक्स की परिभाषा दी गई है। इसकी कोर लाइन है, सरकार की गाड़ी को दौड़ाने वाला असली पेट्रोल ही टैक्स है। सही बात है। यहाँ एक बड़ा सा फनल मतलब कीप बना है जिसमें आम लोग सिक्के डाल रहे हैं। वो फनल सीधे संसद भवन से जुड़ा है और वहां से पाइप के जरिए सड़क, स्कूल और अस्पताल तक पहुंच रहा है। हाँ। इसकी ट्रिक भी है, देश के विकास का ईंधन। और यही वो तंत्र है जिसे समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। सरकार कोई मुनाफा कमाने वाली कॉर्पोरेट कंपनी तो है नहीं। हाँ, वो कोई बिजनेस थोड़ी कर रहे हैं। एग्जैक्टली। सरकार के पास अपनी कोई जादुई छड़ी नहीं है जिससे वो मुफ्त दवाइयां या पक्की सड़कें बना सकें। वो फनल यही समझा रहा है कि जनता जो पैसा एक शुल्क के रूप में दे रही है वही देश के विकास का ईंधन है। मतलब ये कोई फाइन या सजा नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक सभ्य समाज और देश की व्यवस्था को चलाने का ना एक सब्सक्रिप्शन चार्ज है। अरे वाह, ये सब्सक्रिप्शन वाली बात बहुत सटीक है। मतलब पैसा जनता का ही है और जनता के लिए ही इस्तेमाल हो रहा है। सरकार तो बस बीच में एक मैनेजर की भूमिका निभा रही है। एकदम सही समझे आप। लेकिन अब असली सवाल ये उठता है कि ये जो पेट्रोल यानी टैक्स है, ये इकट्ठा कैसे किया जाता है? सरकार इसे वसूलती कैसे है? हाँ, सरकार के पास इसे वसूलने के तरीके क्या हैं? और यहीं से हमारी कर प्रणाली का पहला बड़ा हिस्सा सामने आता है। अब हम स्लाइड 3 पर आते हैं, जिसकी पंच लाइन बहुत ही मजेदार है। जिसके सिर पर पड़े वही भरे। इसमें कोई बलि का बकरा नहीं बन सकता। ये हुई ना बात, प्रत्यक्ष कर या डायरेक्ट टैक्स। हाँ, यहाँ चित्र में एक आदमी सीधे सेंट्रल बैंक की बिल्डिंग को पैसे दे रहा है और बगल में एक टारगेट बोर्ड है जिसके बिल्कुल बीचों बीच यानी बुलाई पर तीर लगा है। ये जो तीर का एकदम सटीक निशाने पर लगना है ना, यही प्रत्यक्ष कर का मूल स्वभाव है। इसका सीधा सा अर्थ है कि सरकार जिस व्यक्ति या संस्था की आय पर टैक्स लगा रही है, भुगतान भी उसी की जेब से होगा। मतलब कोई बच नहीं सकता। बिल्कुल नहीं। कोई भी इंसान अपना टैक्स किसी दूसरे व्यक्ति पर टाल ही नहीं सकता। नोट्स में इसे याद रखने की एक बहुत ही शानदार देसी ट्रिक ली है। डायरेक्ट मतलब सीधे मेरे बैंक अकाउंट से कटेगा। मेरी इनकम है तो टैक्स भी मैं ही भरूंगा, पड़ोसी नहीं। ये ट्रिक तो स्टूडेंट्स कभी नहीं भूलेंगे। इसके उदाहरण में आयकर यानी इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स और प्रॉपर्टी या वेल्थ टैक्स दिए गए हैं। ये तो स्कूल में टीचर से सीधे डांट खाने जैसा हो गया। मतलब होमवर्क नहीं किया तो डांट सीधे पड़ेगी, अपने दोस्त पर नहीं टाल सकते। हाँ, एकदम सही उदाहरण है। लेकिन यहाँ प्रतियोगी परीक्षा के छात्रों के लिए ना एक बहुत बड़ा ट्रैप है। अच्छा, वो क्या?
अगर मैं पूछूं कि भारत सरकार को सबसे ज्यादा कमाई किस टैक्स से होती है, तो ज्यादातर लोग क्या जवाब देंगे? जाहिर सी बात है, आयकर जवाब देंगे। इस देश में इतने करोड़ों लोग नौकरी जो कर रहे हैं। यही तो गलती है। सही जवाब आयकर नहीं है। अरे तो फिर क्या है? सही जवाब है निगम कर या कॉर्पोरेट टैक्स, जो बड़ी बड़ी कंपनियों के मुनाफे पर लगता है। अच्छा। देखिए, करोड़ों लोग जरूर नौकरी कर रहे हैं, लेकिन बड़ी कंपनियों का जो मुनाफा होता है ना, वो उन करोड़ों लोगों की आय से कहीं ज्यादा होता है। इसलिए सरकार के खजाने में सबसे बड़ा हिस्सा निगम कर से आता है। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य है। अच्छा, अगर सीधे बचने का कोई रास्ता नहीं है, तो उन लोगों का क्या जिनकी आय इतनी नहीं है कि वे आयकर भर सकें? क्या वे देश चलाने में कोई योगदान नहीं दे रहा है? और यहीं पर कर प्रणाली का दूसरा सबसे दिलचस्प और कह सकते हैं खतरनाक हथियार सामने आता है। मतलब स्लाइड 4। हाँ, नोट्स का अगला चित्र इसी बारे में है, अप्रत्यक्ष कर या इनडायरेक्ट टैक्स। इसकी कोर लाइन सुनिए। बिल में छुपकर आने वाला वो मेहमान जिसका बिल आप भरते हैं पर आपको पता भी नहीं चलता। बहुत ही सटीक लाइन है। चित्र में ना एक 10 रुपए का लक्स साबुन रखा है और एक मैग्नीफाइंग ग्लास में टैक्स के टुकड़े दिख रहे हैं, जैसे सेल्स टैक्स, एक्साइज, कस्टम और एंटरटेनमेंट। और ट्रिक है, इनडायरेक्ट मतलब छुपकर वार करना, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। अप्रत्यक्ष कर का विज्ञान बहुत ही चालाकी भरा है। इसमें सरकार आम नागरिक के पास टैक्स मांगने नहीं जाती। तो फिर किसके पास जाती है? सरकार टैक्स लगाती है उस फैक्ट्री पर जो साबुन बना रही है, जैसे एक्साइज ड्यूटी। अच्छा। लेकिन क्या वो फैक्ट्री अपनी जेब से टैक्स भरेगी? कभी नहीं। वो उस टैक्स की रकम को साबुन की कीमत में जोड़ देती है। तो बोझ ग्राहक पर आ गया। एग्जैक्टली। और अंततः जब एक मजदूर या कोई बच्चा वो 10 रुपए का साबुन खरीदता है, तो वो अनजाने में ही सही सरकार को टैक्स दे रहा होता है। ऐसे ही सीमा शुल्क या कस्टम ड्यूटी आयात निर्यात पर लगती है, और मनोरंजन कर सिनेमा हॉल में। इसीलिए पैकेट पर लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। लेकिन रुको, क्या इसका मतलब यह है कि एक अरबपति इंसान और एक दिहाड़ी मजदूर दोनों उस 10 रुपए के साबुन पर बराबर ही टैक्स दे रहे हैं? बिल्कुल। और अर्थशास्त्र में इसी को प्रतिगामी या रिग्रेसिव प्रभाव कहा जाता है। बाप रे। प्रत्यक्ष कर अमीर पर ज्यादा लगता है, लेकिन अप्रत्यक्ष कर अमीर और गरीब दोनों पर एक समान चोट करता है। ये तो बड़ा ही पेचीदा मामला है यार। चलिए इन दोनों टैक्सों को एक बॉक्सिंग रिंग में उतार कर देखते हैं। चलिए। स्लाइड 5 में इन दोनों का महामुकाबला करवाया गया है। कोरलाइन है सीधा वार बनाम छुप कर वार, टैक्स के महामुकाबले की पूरी जन्म कुंडली। यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। प्रकृति और टालने की क्षमता ही इन दोनों के बीच की असली विभाजक रेखा है। चित्र में बहुत ही आसानी से समझाया गया है। प्रत्यक्ष कर में दिखाया गया है कि एक व्यक्ति के हाथ से तीर सीधा बैंक के वॉल्ट यानी तिजोरी में जा रहा है। सीधा वार। जबकि अप्रत्यक्ष कर में तीर पहले एक दुकानदार से टकराता है और वहां से बाउंस होकर बैंक के वॉल्ट में जाता है। छुप कर वार। वो जो बाउंस हो रहा है ना, उसे तकनीकी भाषा में बर्डन शिफ्टिंग कहते हैं। प्रत्यक्ष कर में बोझ को शिफ्ट नहीं किया जा सकता, जबकि अप्रत्यक्ष कर का तो पूरा खेल ही बोझ को ग्राहकों पर टालने का है। लेकिन इतिहास गवाह है कि ये छुपकर वार करने वाले टैक्स ने देश में बहुत अफरा तफरी मचाई हुई थी। मतलब बहुत सारे तीर चल रहे थे। बिल्कुल। अप्रत्यक्ष करों की दुनिया बहुत उलझी हुई थी। कोई टैक्स केंद्र सरकार लगा रही थी, तो कोई राज्य सरकार। जब एक सामान फैक्ट्री से निकलता था तो उस पर एक्साइज ड्यूटी लगती थी। फिर जब वो बिकने के लिए दूसरे राज्य में जाता था तो वहां सेल्स टैक्स लग जाता था। और सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि वो नया टैक्स पुराने टैक्स की रकम के ऊपर भी लग जाता था। एकदम सही। इसे कैस्केडिंग इफेक्ट या टैक्स पर टैक्स लगना कहते हैं। इससे चीजें बेतहाशा महंगी हो जाती थीं। बाप रे। एक ही देश में व्यापार करना ऐसा लगता था जैसे अलग अलग देशों की सीमाएं पार कर रहे हों। और इसी खतरनाक बीमारी का इलाज लेकर आया हमारा अगला कॉन्सेप्ट। स्लाइड 6 की एंट्री किसी हीरो से कम नहीं है, द गेम चेंजर जीएसटी। बिल्कुल गेम चेंजर है। इसकी कोर लाइन बहुत जोरदार है। 17 अलग अलग बीमारियों की एक अकेली अचूक दवा, जीएसटी। विजुअल में ना एक शानदार सुनहरा जीएसटी क्यूब है जिससे एक रॉकेट तेजी से उड़ रहा है। और पुराने टैक्स के पजल के टुकड़े जैसे वैट, एक्साइज, ऑक्ट्रॉय इसमें मिल रहे हैं। ये भारत के आर्थिक इतिहास का सबसे बड़ा सुधार था। 17 अलग अलग अप्रत्यक्ष करों को खत्म कर दिया गया। उन सब को मिलाकर एक अकेला कर बना दिया गया, जीएसटी। वाओ। इससे एक देश, एक टैक्स,
एक बाजार का कॉन्सेप्ट जमीन पर उतरा। लेकिन मुझे यहाँ एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। क्या? अगर 17 टैक्सों को मिलाकर एक नया टैक्स बना दिया गया है, तो क्या ये कोई नया प्रत्यक्ष कर या डायरेक्ट टैक्स बन गया है? बिल्कुल नहीं। ये बहुत बड़ी गलती है जो अक्सर परीक्षा में नंबर कटवाती है। जीएसटी पूरी तरह से एक अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स ही है। अच्छा, अभी भी इनडायरेक्ट ही है। हाँ, ये अभी भी सामान और सेवाओं की खरीद पर ही लगता है और इसका बोझ अभी भी ग्राहकों पर ही पड़ता है। सिर्फ इसके इकट्ठा करने का सिस्टम बदल गया है ताकि वो जो टैक्स पर टैक्स वाली बीमारी थी ना, वो खत्म हो सके। अच्छा, तो ये है तो छुपकर वारी, बस हथियार नया है। हाँ। और ये नया सिस्टम काम कैसे करता है, ये स्लाइड 7 बहुत ही खूबसूरती से समझाती है। गंतव्य आधारित कर यानी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। कोर लाइन है, जहां सामान बिकेगा और खाया जाएगा, वहीं का राजा टैक्स का असली मजा उठाएगा। ये जीएसटी का सबसे क्रांतिकारी और थोड़ा विवादित पहलू भी रहा है। ऐसा क्यों? चित्र में तो बहुत ही सीधे तौर पर दिखाया गया है कि वेस्ट इंडिया की एक फैक्ट्री से सामान ईस्ट इंडिया तक जा रहा है और जहां सामान पहुंच रहा है वहां लिखा है टैक्स गोस हियर, यानी गंतव्य। विवाद इसलिए था ना क्योंकि पुराने सिस्टम में जो राज्य सामान बनाता था, जैसे महाराष्ट्र या गुजरात, टैक्स का पैसा उसी को मिलता था। इसे ओरिजिन बेस्ड कर कहते थे। अच्छा। इससे जो राज्य उत्पादन में आगे थे वे और अमीर होते गए, लेकिन जहां सामान केवल बिक रहा था उन राज्यों को टैक्स का कोई खास हिस्सा नहीं मिलता था। ओहो। और जीएसटी ने पूरा खेल पलट दिया। बिल्कुल। अब टैक्स उस राज्य को मिलेगा जहां सामान का उपभोग हो रहा है, यानी कंजम्पशन हो रहा है, उसकी मंजिल पर। इसी फायदे के कारण तो असम जीएसटी बिल पास करने वाला पहला राज्य बन गया था ना। हाँ, असम एक उपभोग करने वाला राज्य है, औद्योगिक उत्पादन करने वाला नहीं। उन्हें अर्थशास्त्र समझ आ गया था कि गंतव्य आधारित कर होने से सीधा फायदा उनके खजाने को होगा। क्या बात है। अब जब कॉन्सेप्ट क्लियर है तो परीक्षा के लिए इसके फैक्ट्स रट लेते हैं। स्लाइड 8 इसी पर है। जीएसटी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। कोर लाइन है, तारीखें और कमेटियां जो परीक्षा में सीधे छपकर आएंगी। यहां एक माइंड मैप दिया है जिसमें कैलेंडर, कमेटी, हथौड़ा और ग्लोब है। ये माइंड मैप बहुत ही काम का है। हाँ, पहली ट्रिक है, जीएसटी लाकर सरकार ने टैक्स चोरी पर विजय प्राप्त की। ये ट्रिक विजय केलकर समिति को याद रखने के लिए है, जिसकी सिफारिश पर भारत में जीएसटी का ढांचा तैयार हुआ था। और हथौड़े के आइकॉन के लिए भी एक गजब की ट्रिक है। एक टैक्स के लिए 101 रुपए का शुभ शगुन। ये ट्रिक संसद के 101वें संविधान संशोधन यानी 101st अमेंडमेंट एक्ट को दर्शाती है। बिल भले ही 122वां था, पर पास होकर कानून 101वां बना। और हम तेजी से ये भी बता दें कि 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ, जो अब जीएसटी दिवस है, और विश्व में प्रथम बार 1954 में फ्रांस में लागू हुआ। सही है। ये सब तो रटने वाली बातें हो गई, लेकिन मुझे एक बात बताइए, जब कोई बाजार जाता है तो क्या दूध के पैकेट और एक महंगी कार पर बराबर जीएसटी लगता है? बिल्कुल नहीं। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ऐसा क्यों नहीं होता। यही स्लाइड 9 में समझाया गया है। जीएसटी के स्लैब कोर लाइन है, जितना बड़ा और महंगा आपका शौक, उतना ही जोरदार लगेगा टैक्स का झटका। एग्जैक्टली। यहाँ सीढ़ियों पर प्रतिशत लिखें। 0% की सीढ़ी पर दूध नमक है, 5% पर चीनी, 12% पर मोबाइल, 18% पर साबुन जैसी रोजमर्रा की चीजें, सबसे ज्यादा चीजें इसी में हैं, और 28% पर कार और एसी जैसी लग्जरी चीजें। इसे प्रगतिशील सोच या प्रोग्रेसिव अप्रोच कहा जाता है। जीवन जीने के लिए जो चीजें बुनियादी हैं, उन पर टैक्स नहीं होना चाहिए, ताकि सबसे गरीब इंसान भी उन्हें खरीद सके। सही बात है। लेकिन अगर किसी के पास 20 लाख की कार खरीदने के पैसे हैं, तो वो देश के विकास में 28% टैक्स का योगदान भी तो दे सकता है ना। बिल्कुल। लेकिन रुकिए, इस चित्र में एक लाल बॉक्स है जिसमें शराब, पेट्रोल, डीजल और बिजली हैं, जो जीएसटी से बाहर है। पेट्रोल और शराब को बाहर क्यों रखा भाई? ये राजनीति और अर्थशास्त्र का बहुत दिलचस्प टकराव है। राज्य सरकारों की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा पेट्रोल पर लगने वाले वैट और शराब पर लगने वाले आबकारी शुल्क से आता है। अच्छा। अगर इन्हें भी जीएसटी में डाल दिया गया तो सारे टैक्स के नियम राष्ट्रीय स्तर पर तय होंगे। राज्यों को डर है कि इससे उनकी आर्थिक आजादी छीन जाएगी। वे अभी इन्हें अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं। अच्छा, तो ये उनका अपना ब्रह्मास्त्र है। तो फिर इन स्लैब्स को बदलता कौन है? कौन है इस सिस्टम का ड्राइवर? स्लाइड 10 इसी पर है। जीएसटी परिषद कोर लाइन है, जीएसटी की गाड़ी का असली बॉस और सिस्टम का स्टीयरिंग व्हील, जीएसटी काउंसिल।
चित्र में एक गोल मेज है और उसके ऊपर आर्टिकल 279A की ढाल है। ये गोल मेज ना भारत के सहकारी संघवाद का सबसे बड़ा प्रतीक है। संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत इसका जिक्र है। तो क्या बदलाव करना है ये काउंसिल तय करती है? हाँ, केंद्र सरकार अकेले कोई फैसला नहीं ले सकती। सारे राज्यों के वित्त मंत्री इस मेज पर बैठते हैं और वोटिंग के जरिए तय करते हैं। और इसका बॉस कौन है? देश का वित्त मंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है। चलिए, टैक्स इकट्ठा हो गया, नियम बन गए। अब इस पैसे का केंद्र और राज्य के बीच बंटवारा कौन करेगा? स्लाइड 11, वित्त आयोग। ये बहुत जरूरी है। और लाइन है, केंद्र और राज्यों के बीच पैसे की लड़ाई सुलझाने वाला असली रेफरी वित्त आयोग। चित्र में एक मशीन से सिक्के निकलकर यूपी और बिहार के नक्शे पर गिर रहे हैं। आर्टिकल 280। वीआईपी अनुच्छेद 280। हाँ, इसकी ट्रिक भी है, 280, यानी दो लोगों के बीच बिना जीरो झगड़े के पैसे बांटना। बहुत बढ़िया ट्रिक है। देखिए, जीएसटी परिषद केवल अप्रत्यक्ष कर के नियम तय करती है, लेकिन देश के खजाने में प्रत्यक्ष कर से भी तो भारी पैसा आता है। हाँ, इनकम टैक्स से। उस पूरे खजाने में से राज्यों को कितना हिस्सा मिलेगा ये तय करने का काम इसी वित्त आयोग का है। और इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा हर 5 साल में किया जाता है, राइट? बिल्कुल। चलिए अब इन सभी कड़ियों को जोड़कर पूरी फिल्म देखते हैं। आखिरी स्लाइड 12, 1 रुपए का सफर। द टैक्स इकोसिस्टम। कोर लाइन है, जनता की जेब से निकलकर वापस जनता के विकास तक पहुंचने की पूरी ब्लॉकबस्टर फिल्म। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें ना, तो ये एक पूरा इकोसिस्टम है। हाँ, यहाँ एक पूरा चक्र है। पहला स्टेप संग्रह, दूसरा केंद्रीय पूल, तीसरा नियम जहां काउंसिल 279A के तहत काम करती है, चौथा स्टेप है वितरण, जहां वित्त आयोग 280 के तहत रेफरी बनता है, और पांचवा राज्य का विकास। एकदम परफेक्ट रिकैप। तो दोस्तों, हमने देखा कि कैसे प्रत्यक्ष कर की मार और अप्रत्यक्ष कर के छुपकर वार से होते हुए जीएसटी ने भारत को एक बाजार बनाया, और अंततः सारा पैसा वापस देश के विकास में ही लगता है। बिल्कुल कि भारत की अर्थव्यवस्था असल में दिखती कैसी है। सही कहा। मतलब हम चाहे कितनी भी बड़ी टेक कंपनीज बना लें, कितने भी बड़े शेयर बाजार खड़े कर लें, हमारी पूरी की पूरी इकोनॉमी का जो प्राइमरी सेक्टर है ना, यानी प्राथमिक क्षेत्र, वो आज भी उसी मिट्टी और उन पौधों पर ही टिका है। एग्जैक्टली। और यही हमारी आज की इस विस्तारित चर्चा का मेन बेस है। हम कोई बहुत बोरिंग या भारी भरकम सरकारी रिपोर्ट नहीं पढ़ रहे हैं आज। नहीं, बिल्कुल नहीं। आज हम उन खास नोट्स का विश्लेषण कर रहे हैं जो स्टडी टेक प्लेटफॉर्म पर स्पेशली लेखपाल और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बनाए गए हैं। इनका टाइटल है भारत में कृषि और महत्वपूर्ण क्रांतियां। और पता है, जब मैंने पहली बार इन नोट्स को देखा तो मुझे लगा कि यार ये डेटा का कोई पहाड़ होगा जिसे अब छात्रों को रटना पड़ेगा। मुझे भी यही लगा था, लेकिन इन नोट्स ने तो पूरे कृषि विज्ञान को देसी ट्रिक्स और इतने मजेदार विजुअल्स के जरिए एक ऐसी कॉमेडी और सस्पेंस वाली स्टोरी में बदल दिया है कि कोई भूल ही नहीं सकता। जीरो मिशन पॉलिसी है इनकी, मतलब एक भी कॉन्सेप्ट मिस नहीं हुआ है। हाँ, ये अप्रोच बहुत ही कमाल की है, क्योंकि देखो, एग्रीकल्चरल डेटा काफी ड्राई होता है, पर जब आप इन्फॉर्मेशन को किसी फनी या अजीबोगरीब फ्रेम में फिट कर देते हो ना, तो दिमाग उसको तुरंत पकड़ लेता है। तो चलिए इस जमीनी हकीकत को डिकोड करना शुरू करते हैं स्लाइड बाय स्लाइड। कृषि की जब बात आती है तो सबसे पहली चुनौती ये समझना है कि भारत में फसलों का ईयरली साइकिल काम कैसे करता है। राइट। और इन नोट्स में इसको 3 बहुत ही क्लियर विजुअल से समझाया गया है। एक बर्फ का टुकड़ा, एक बारिश करता हुआ बादल और एक चमकता हुआ तेज सूरज। धार है। तो पहली स्लाइड पर चलते हैं। बर्फ का टुकड़ा यानी रबी की फसल। इसे नोट्स में सर्दियों का राजा कहा गया है। सर्दियों का राजा, हाँ, क्योंकि इसकी बुआई अक्टूबर नवंबर में होती है जब ठंड शुरू हो रही होती है, और कटाई मार्च अप्रैल में यानी होली के आसपास। बिल्कुल। और अगर कोई अब मुझसे कहे कि इसकी फसलों के नाम याद रखो, जैसे गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई, तो मैं शायद 2 मिनट में भूल जाऊंगी। पर यहाँ एक एकदम माइंड ब्लोइंग देसी ट्रिक दी गई है। हाँ, वो ट्रिक तो सच में कॉग्निटिव साइंस का एक ब्रिलियंट एग्जाम्पल है। अरे सुनिए तो, ट्रिक है रवि ने आरजू के सच्चे गम में जान दे दी। मतलब कृषि विज्ञान को सीधे एक बॉलीवुड ट्रेजेडी बना दिया। रोने वाला सीन एकदम। हाँ, अब इसको डिकोड करते हैं। रवि से हो गया रबी, आरजू के आ से आलू, रा से राई और जू से जौ।
और उसके बाद सच्चे, जिसके स से सरसों और च से चना। सही पकड़ा। और ग के ग से गेहूं, मौ से मटर। हो गया ना पूरा याद, एक सिंगल लाइन में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। सुनने में ये थोड़ा बेतुका जरूर लगता है, पर इंसानी दिमाग ऐसे ही काम करता है। हमारा ब्रेन ऐसी लिस्ट्स याद रखने के लिए डिजाइन नहीं हुआ है। लेकिन जब आप किसी लिस्ट को इमोशन से जोड़ देते हैं, जैसे यहाँ गम शब्द का यूज हुआ है, या किसी स्टोरी से जोड़ते हैं, तो ब्रेन उसे इंस्टेंटली रजिस्टर कर लेता है। एग्जैक्टली। एग्जाम के उस भारी प्रेशर में जब किसी स्टूडेंट को याद करना होगा कि सरसों किस मौसम की फसल है, तो उसे वो बोरिंग किताब का पन्ना याद नहीं आएगा, उसे रवि का वो सच्चा गम याद आएगा। बिल्कुल। और अगली स्लाइड पर आते हैं, जो और भी मजेदार है। खरीफ की फसल, इसे मॉनसून का साथी कहा गया है। विजुअल में बारिश की बूंदों के बीच हरे भरे धान और गन्ने की तस्वीर है। हाँ, और इसकी बुवाई जून जुलाई में होती है जब मॉनसून हिट करता है। कटाई दिवाली के आसपास होती है, अक्टूबर नवंबर में। इसमें आते हैं धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, गन्ना, मूंगफली और सोयाबीन। और इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक तो पिछली वाली से भी ज्यादा फनी है। ध्यान से सुनना। खराब मौसम में गधा बजा मत बजा, वरना मक्खी और कपास उड़ जाएंगे। कमाल है यार। साइकोलॉजी में इसे बिजार इमेजरी इफेक्ट कहते हैं। विजुअल जितना वियर्ड होगा, मेमोरी में उतनी ही स्ट्रांगली फिक्स हो जाएगा। है ना? मतलब कोई इमेजिन करे बारिश हो रही है, एक गधा खड़ा होके बजा बजा रहा है और हवा में मक्खियां और कपास उड़ रहे हैं। अब इसको ब्रेक करते हैं। खराब से खरीफ, मौसम से बारिश, गधा के गा से गन्ना और धा से धान। और बजा के बा से बाजरा और जा से ज्वार। मक्की से मक्का और कपास तो क्लियर है ही। देखा, एकदम दिमाग में छप गया। लेकिन मेरे माइंड में एक सवाल आ रहा है। रबी को सर्दियों से और खरीफ को बारिश से ही क्यों जोड़ा गया है? इसके पीछे क्या साइंस है? देखो, इसका बहुत ही सॉलिड लॉजिकल रीजन है। खरीफ की जो फसलें हैं ना, जैसे धान और गन्ना, इनको बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है। धान के खेत तो पूरी तरह पानी से भरे होने चाहिए। ओह अच्छा, इसलिए इनको बारिश के सीजन के साथ सिंक किया गया है। हाँ, ताकि नेचुरल इरिगेशन मिल सके। वहीं रबी की फसलों को, जैसे गेहूं को, अंकुरित होने के लिए ठंडी चाहिए होती है और पकने के लिए लंबी धूप। इसलिए इनकी बुआई सर्दियों में और कटाई गर्मी आते आते होती है। ये तो नेचर का अपना एक परफेक्ट कैलेंडर है। और इसी कैलेंडर में तीसरी एंट्री होती है सूरज की। अगली स्लाइड है जेड की फसल, जिसे गर्मियों का पानी बताया गया है। ये फसल मार्च और अप्रैल के बीच बोई जाती है। हाँ, जब राबी कट चुकी होती है और खरीफ बोने में टाइम होता है, खेत एकदम खाली होते हैं। इसमें आते हैं तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, करेला। यहाँ पर कोई अजीब ट्रिक नहीं है, बल्कि एक सिंपल लॉजिक दिया है नोट्स ने। क्या लॉजिक है? यही कि गर्मियों में लू से बचने के लिए हम जो भी पानी वाली चीजें खाते हैं, वो सब जैद की फसलें हैं। इसमें तो सच में रटने जैसा कुछ है ही नहीं। ये तो हमारी बॉडी और एनवायरनमेंट के बीच का बैलेंस है। गर्मियों में हमारी बॉडी को हाइड्रेशन चाहिए होता है, और नेचर ठीक उसी टाइम ऐसी चीजें उगाती है जिनमें 90% तक पानी होता है। बिल्कुल। तो रबी, खरीफ और जैद से ये तो समझ आ गया कि हमारा पेट कैसे भरेगा। पर देखिए, सिर्फ पेट भरने से तो इकोनॉमी नहीं चलती ना। अगर गरीबी से बाहर आना है तो कैश चाहिए। सही बात है। और यहीं पर हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ पढ़ते हैं, जो कि एक बड़ा इकोनॉमिक शिफ्ट है। कैश क्रॉप्स, यानी नकदी फसलें। ये वो फसलें हैं जो किसान अपने खाने के लिए नहीं उगाता, वो इन्हें सीधा मार्केट में बेचकर नकद पैसा कमाने के लिए उगाता है। जैसे गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू, चाय और कॉफी। एग्जैक्टली। जब तक हम सिर्फ निर्वाह कृषि यानी सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते हैं, इकोनॉमी स्लो रहती है। पर कैश क्रॉप्स जैसे ही मास स्केल पर उगाए जाते हैं, इकोनॉमी तेजी से भागती है। मतलब कपास से टेक्सटाइल मिल्स शुरू होती हैं, गन्ने से शुगर मिल्स बनती हैं। ये कृषि और इंडस्ट्री का डायरेक्ट कनेक्शन है। एकदम सही कहा। और जब हम कृषि के इस इंडस्ट्रियल स्केल की बात कर रहे हैं, तो आगे की स्लाइड हमें सीधा भारत की कृषि क्रांतियों की तरफ ले जाती है। यहाँ पर एक बहुत ही शानदार विजुअल है। हाँ, वो जिसमें पके हुए सुनहरे गेहूं के खेत के बीचों बीच एक बड़ा सा हरा ट्रैक्टर खड़ा है। ये है हरित क्रांति, यानी ग्रीन रेवोल्यूशन। समय है 1966-67 का। और दुनिया में इसके जनक नॉर्मन बोरलॉग थे, और भारत में MS स्वामीनाथन। इसकी भी एक बहुत प्यारी मेमोरी ट्रिक दी है यहाँ। हरे भरे स्वामी जी ने पंजाब के खेतों में
गेहूं की क्रांति ला दी, एक लाइन और सब कुछ कवर। लेकिन इस क्रांति में एक्चुअली में ऐसा क्या अलग हुआ था? इसका मैकेनिज्म बड़ा इंटरेस्टिंग है। 1960 के दशक में भारत में फूड क्राइसिस चल रहा था। तब एमएस स्वामीनाथन ने हाई यील्डिंग वैरायटी वाले सीड्स लॉन्च किए। इन बीजों की खासियत ये थी कि ये बौनी यानी ड्वार्फ किस्में थी। बौने पौधे, पर पौधा लंबा होना अच्छा नहीं होता क्या? नहीं, देखो, पहले के गेहूं के पौधे बहुत लंबे होते थे। जब उनमें केमिकल फर्टिलाइजर्स डाले जाते थे तो अनाज का वजन इतना बढ़ जाता था कि लंबा तना उसे संभाल नहीं पाता था और वो गिर जाते थे। फसल बर्बाद हो जाती थी। ओह, तो बौने पौधे होने का फायदा ये था कि उनका तना छोटा और मजबूत होता था, तो वो अनाज के वजन से गिरते नहीं थे। एग्जैक्टली। पौधे ने अपनी एनर्जी लंबाई बढ़ाने के बजाय अनाज पैदा करने में लगाई। इस साइंटिफिक चेंज ने खासकर पंजाब और हरियाणा में प्रोडक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया। क्या बात है। और ग्रीन रेवोल्यूशन की ठीक बाद नोट्स में एक और बड़ी क्रांति का विजुअल है, व्हाइट रेवोल्यूशन या ऑपरेशन फ्लड। 1970 का टाइम है। तस्वीर में एक कांच की बोतल से सफेद दूध छलक रहा है। और इसके जनक थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिन्हें अमूल की सक्सेस का क्रेडिट जाता है। इसकी ट्रिक तो आज की जनरेशन के हिसाब से एकदम परफेक्ट है। सुनिए, कुरियन यानी कुरकुरे के साथ सफेद दूध पियो। अजीब सा फूड कॉम्बिनेशन है यार। हाँ, पर माइंड में रजिस्टर हो जाता है ना। कुरियन से याद आएगा सफेद दूध यानी मिल्क प्रोडक्शन। पर मुझे लगता है इनका मॉडल ग्रीन रेवोल्यूशन से थोड़ा अलग था, है ना? बहुत अलग था। हरित क्रांति बड़े खेतों और फर्टिलाइजर्स पर डिपेंडेंट थी, पर डॉक्टर कुरियन का मॉडल एक कोऑपरेटिव मॉडल था। उन्होंने कोई एक बड़ी फैक्ट्री नहीं लगाई जहां लाखों गायें बंधी हों। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने उन लाखों ग्रामीण महिलाओं और छोटे किसानों को एक सप्लाई चेन से जोड़ा, जिनके पास सिर्फ एक या दो गाय भैंस थीं। गांव-गांव में दूध इकट्ठा करने के सेंटर्स बनाए, उसे कोल्ड चेन से सिटीज तक पहुंचाया। ये सिर्फ मिल्क प्रोडक्शन नहीं था, ये वुमेन एम्पावरमेंट और रूरल इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था। वाओ, ये डिटेल्स जानकर इसका पर्सपेक्टिव ही बदल जाता है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। इसे रंगों का जादू बताया गया है। 8 अलग-अलग कलर्स को अलग क्रांतियों से जोड़ा है इन नोट्स ने। हाँ, ये मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस के लिए बहुत आते हैं। तो सुनिए, नीली क्रांति है मछली उत्पादन, क्योंकि समुद्र का पानी नीला है। पीली क्रांति है सरसों, क्योंकि उसके फूल पीले होते हैं। गोल क्रांति में है आलू, जो खुद गोल मटोल है। लाल क्रांति मांस और टमाटर। गुलाबी क्रांति में झींगा मछली और प्याज आते हैं। और रजत यानी सिल्वर क्रांति, ये अंडे के लिए है। स्वर्ण यानी गोल्डन क्रांति बागवानी और शहद के लिए है। और आखिर में काली क्रांति, जो पेट्रोलियम और कच्चे तेल से जुड़ी है। पर मेरा एक सवाल है आपसे, इकोनॉमिक्स की इन कॉम्प्लेक्स पॉलिसीज को रंगों का नाम देने का क्या फायदा? क्या ये सिर्फ स्टूडेंट्स के रटने के लिए? नहीं, ये सिर्फ याद करने के लिए नहीं है। ये पॉलिसी मेकिंग और पब्लिक रिलेशंस का एक मास्टर स्ट्रोक होता है। कैसे? देखिए, अगर सरकार पब्लिक से कहे कि हम मत्स्य पालन के लिए बजट बढ़ा रहे हैं, तो किसी को उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा। पर जब इसे नीली क्रांति का नाम दिया जाता है ना, तो ये एक पावरफुल ब्रांड बन जाता है। एक तरह का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। बिल्कुल। जब स्वर्ण क्रांति कहा जाता है तो किसान को लगता है कि वो बागवानी से देश के लिए सोना पैदा कर रहा है। ये मीडिया, इन्वेस्टर्स और पब्लिक के बीच एक पॉजिटिव वेव क्रिएट करता है। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसाइट है। चलिए अब नेक्स्ट सेगमेंट पर बढ़ते हैं। फसलों और क्रांतियों के बाद अब नोट्स एक ऐसे टॉपिक पर आते हैं जिसे लिखा गया है एग्जामिनर का जाल। एग्जामिनर्स ट्रैप, ये स्टूडेंट्स की सबसे कॉमन मिस्टेक वाली जगह होती है। हाँ, यहाँ खेती के प्रकार समझाए गए हैं, लेकिन उससे पहले स्लाइड पर जूम खेती का एक इन्फोग्राफिक है, स्लैश एंड बर्न फार्मिंग। हाँ, जो पूर्वोत्तर राज्यों में होती है, जैसे असम, मेघालय और नागालैंड में। विजुअल में दिखाया है कि पहले जंगल काटा जा रहा है, फिर आग लगाई जा रही है। वहां कुछ साल खेती होती है और जब जमीन की ताकत खत्म हो जाती है तो वो जगह छोड़ दी जाती है। अब देखिए, आज जब हम क्लाइमेट चेंज की इतनी टेंशन लेते हैं तो जंगल काटना और जलाना तो एनवायरनमेंट के लिए बहुत खतरनाक लगता है ना? आज के लेंस से देखोगे तो खतरनाक ही लगेगा, पर इसकी हिस्ट्री और साइंस समझनी होगी। हजारों साल पहले जब फैक्ट्रीज नहीं थी, केमिकल यूरिया नहीं था, तो किसान मिट्टी को उपजाऊ कैसे बनाता था? कैसे? जब पेड़ों और झाड़ियों को जलाया जाता है तो जो राख बनती है ना, ऐश, वो पोटैश और दूसरे मिनरल से भरी होती है। ये राख नेचुरल फर्टिलाइजर का काम करती थी और ये ट्राइबल लोग 10 से 15 साल के लिए उस जमीन को खाली छोड़ देते थे खेती के बाद। ओह,
ताकि जंगल वापस उग सके। एग्जैक्टली ये एक रीजेनरेटिव साइकिल था। जमीन अपनी ताकत वापस पा लेती थी। तो फिर आज ये बुरी प्रैक्टिस क्यों बन गई? पॉपुलेशन प्रेशर की वजह से। जब जमीन कम पड़ने लगी तो वो 15 साल का गैप घटकर सिर्फ 2-3 साल रह गया। जमीन को हील होने का टाइम ही नहीं मिल रहा अब, इसलिए अब ये डिस्ट्रक्टिव बन चुकी है। बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन दिया आपने। अब आते हैं उस असली ट्रैप पर, मिश्रित कृषि या मिक्स्ड फार्मिंग। स्लाइड पर लिखा है कि स्टूडेंट सोचते हैं 2 फसलें एक साथ उगाना मिश्रित कृषि है, जैसे गेहूं और चावल एक साथ, और इसके ऊपर एक बड़ा सा लाल क्रॉस लगा है। गलत। बिल्कुल गलत। 2 फसलें एक साथ उगाना मिक्स्ड क्रॉपिंग कहलाता है, मिक्स्ड फार्मिंग नहीं। और इस ट्रैप से बचने के लिए जो ट्रिक विजुअल है वो जबरदस्त है। एक तरफ लाल रंग का ट्रैक्टर है जो एग्रीकल्चर यानी खेती को दिखाता है, बीच में एक प्लस का निशान है और उसके साथ एक गाय खड़ी है जो एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन को दिखाती है। आगे एक बड़ा सा हरा टिक मार्क है। ट्रैक्टर प्लस गाय इक्वल्स मिक्स्ड फार्मिंग। बस एक लाइन में क्लियर। और पता है, ये सिर्फ एक एग्जाम ट्रिक नहीं है, ये रूरल इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा रिस्क मैनेजमेंट टूल है। वो कैसे? आप सोचिए, भारत में खेती काफी हद तक बारिश पर डिपेंड करती है। अगर एक किसान ने सिर्फ फसल उगाई है और किसी वजह से सूखा पड़ गया तो उसकी सारी इनकम जीरो हो जाएगी, वो कर्ज में डूब जाएगा। हाँ, ये तो होता ही अक्सर। पर अगर वो मिक्स्ड फार्मिंग कर रहा है, यानी ट्रैक्टर के साथ उसके पास वो गाय भी हैं, कुछ मुर्गियां हैं, तो फसल बर्बाद होने पर भी वो दूध या अंडे बेचकर अपना घर चला सकता है। पशुपालन एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह काम करता है। मतलब ये ट्रैक्टर और गाय का कॉम्बो रूरल इकोनॉमी का सेफ्टी नेट है। एक विजुअल में इतना कुछ छिपा था। अब हम ऑलमोस्ट आखिरी हिस्से में आ गए हैं। नोट्स की इस स्लाइड पर भारत के प्रमुख कृषि बोर्ड्स और उनके हेडक्वार्टर्स को मैच करने का मैप दिया है। हमेशा आते हैं। इसमें 4 मेन बोर्ड्स हैं। चाय बोर्ड कोलकाता में, कॉफी बोर्ड बेंगलुरु में, रबर बोर्ड कोट्टयम केरला में और तंबाकू बोर्ड गुंटूर आंध्र प्रदेश में। अगर आप इसको ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये कोई रैंडम लोकेशंस नहीं है। मैं भी वही सोच रही थी, जैसे चाय बोर्ड कोलकाता में क्यों है? चाय की खेती तो असम और दार्जिलिंग के पहाड़ों पर होती है ना? हाँ, खेती वहां होती है, लेकिन हिस्टोरिकली असम और दार्जिलिंग की चाय का ट्रेड और एक्सपोर्ट कोलकाता पोर्ट से ही होता आया है। लॉजिस्टिक्स और बिजनेस के हिसाब से कोलकाता सेंटर था। अच्छा, आप समझ आया। और इसी तरह नीलगिरी और वेस्टर्न घाट्स की हिल्स कॉफी के लिए बेस्ट है, तो उसका हेडक्वार्टर्स उनके मेन हब बेंगलुरु में बना दिया। सही पकड़ा। और केरला का जो ह्यूमिड और गर्म मौसम है वो रबर के लिए आइडियल है, इसीलिए बोर्ड कोट्टयम में है। हर लोकेशन के पीछे एक सॉलिड ट्रेड और क्लाइमेट लॉजिक है। अमेजिंग। तो दोस्तों, अब हम इस डीप डाइव के बिल्कुल एंड पर आ गए हैं और इन नोट्स का जो आखिरी पन्ना है ना, जिसे मास्टर चीट शीट कहा गया है, उसने पूरी चर्चा को एक सिंगल पेज पर ले आकर रख दिया है। हाँ, वो चीट शीट सच में एक विजुअल मास्टरपीस है। बिल्कुल। रबी का बर्फ, खरीफ का बादल, जायद का सूरज, गेहूं वाली हरित क्रांति, दूध वाली श्वेत क्रांति, फिर वो 8 रंगों का जादू जिसमें आलू, अंडे और नीली लहरें हैं, और एंड में हमारा ट्रैक्टर और गाय वाला विजुअल। ये मास्टर चीट शीट इस बात का प्रूफ है कि अगर हम कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को सही फ्रेमवर्क और विजुअल्स में अरेंज करें तो एग्जाम प्रेशर में ब्रेन उसे तुरंत एक्सेस कर सकता है। हाँ, मेंटल मैप्स बन जाते हैं। और इसी पॉइंट से मेरे दिमाग में एक आखिरी बड़ा सवाल आ रहा है जो नोट्स में नहीं लिखा पर इस डिस्कशन से निकल रहा है। क्या सवाल है? आप देखिए, आज जो लाखों स्टूडेंट्स इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो कल लेखपाल बनेंगे या एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे, वो भारत की कृषि व्यवस्था को इन क्लियर विजुअल्स और ट्रिक्स से समझ रहे हैं। वो ट्रैक्टर और गाय वाला रिस्क मैनेजमेंट समझ रहे हैं। हाँ, उनका इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करने का तरीका बदल रहा है। तो दोस्तों, सवाल ये है कि जब ये प्रैक्टिकल माइंडेड ऑफिसर्स कल ग्राउंड पर उतरेंगे और पॉलिसी बनाए हैं, सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं कि आखिर अर्थशास्त्र की नज़र में गरीब है कौन? ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है। मुझे याद है एक बार मैंने कहीं पढ़ा था कि गरीबी को मुख्य रूप से 2 पैमानों पर मापा जाता है। एक है सापेक्ष गरीबी यानी रिलेटिव पॉवर्टी, और दूसरी है निरपेक्ष गरीबी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी। हाँ, सापेक्ष और निरपेक्ष। तो अगर मैं अपनी तुलना किसी अरबपति से करने लगूं तो मैं तो सापेक्ष गरीबी की श्रेणी में आ जाऊंगी। एग्जैक्टली। लेकिन ये तो असल में असमानता का मापन है जो ज्यादातर विकसित देशों में होता है। मतलब सापेक्ष गरीबी ये नहीं बताती कि कोई इंसान भूखा सो रहा है या नहीं। बिल्कुल नहीं।
ये सिर्फ इतना बताती है कि समाज में धन का बंटवारा कितना असमान है। मतलब अगर आपके पास एक छोटी कार है और आपके पड़ोसी के पास प्राइवेट जेट है, तो मैं सापेक्ष रूप से गरीब हूँ। हाँ, लेकिन आपकी बुनियादी जरूरतें तो पूरी हो रही हैं, आप भूखे नहीं हैं। लेकिन भारत की सच्चाई इस तुलनात्मक खेल से बहुत दूर है। यहाँ हमें निरपेक्ष गरीबी यानी एब्सोल्यूट पॉवर्टी को देखना पड़ता है, जो कि एक बहुत ही क्रूर स्थिति है। बिल्कुल, जहाँ इंसान अपनी बुनियादी जरूरतें जैसे रोटी, कपड़ा, मकान तक नहीं जुटा पाता। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है वो ये है कि एक 1.25 अरब से ज्यादा की आबादी वाले देश में आप इस निरपेक्ष गरीबी के लिए एक लाइन कैसे खींचेंगे? यही तो सबसे बड़ी पहेली थी। ये फैसला कौन करेगा कि कौन उस लाइन के ऊपर है और कौन नीचे? और यहीं पर भारत के आर्थिक इतिहास की वे वीआईपी समितियां तस्वीर में आती हैं जिनका काम इस गरीबी रेखा को परिभाषित करना था। हाँ, स्टडी टेक के नोट्स में इसका एक पूरा कालक्रम दिया गया है, जो दिखाता है कि समय के साथ सरकार की सोच में कितना बड़ा एक दार्शनिक बदलाव आया। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 1979 में वाई के अलग समिति के साथ। 1979 का भारत आज से बहुत अलग था। उस समय अलग समिति ने गरीबी को मापने के लिए रुपयों का इस्तेमाल नहीं किया। अच्छा, तो फिर उन्होंने क्या पैमाना लिया? उन्होंने एक कैलोरी को आधार बनाया। उनका पैमाना था कि एक इंसान दिन भर में कितना खाना खा रहा है। मतलब सिर्फ खाने की ऊर्जा? हाँ, इस पैमाने के पीछे की सोच को समझना बहुत जरूरी है। उस समय देश की प्राथमिकता लोगों को बस भुखमरी से बचाना था। तो उन्होंने क्या तय किया? अलग समिति ने तय किया कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला कोई व्यक्ति दिन भर में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति 2100 कैलोरी का भोजन नहीं जुटा पा रहा है, तो वो गरीब माना जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 कैलोरी और शहरों के लिए 2100। ये तो काफी तार्किक लगता है। बिल्कुल तार्किक है। मतलब एक किसान जो दिन भर खेत में फावड़ा चला रहा है, चिलचिलाती धूप में शारीरिक श्रम कर रहा है, उसका शरीर एक शहरी क्लर्क के मुकाबले बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च करेगा। एकदम सही। तो जाहिर है उसे अपने शरीर के इस इंजन को चालू रखने के लिए ज्यादा ईंधन यानी ज्यादा कैलोरी की जरूरत होगी। ये एक बहुत ही व्यवहारिक दृष्टिकोण था उस समय के हिसाब से। इंसान को एक जैविक इंजन की तरह देखा जा रहा था, कैलोरी अंदर और श्रम बाहर। इसके बाद 1993 में लकड़ावाला समिति आई। इन्होंने क्या बदलाव किया? इन्होंने कैलोरी के इसी मूल आधार को बनाए रखा, लेकिन एक छोटी सी बात जोड़ दी। इन्होंने माना कि पूरे देश में एक ही पैमाना लागू नहीं किया जा सकता। अच्छा, क्यों भला? क्योंकि हर राज्य में खाने पीने की चीजों की कीमतें अलग होती हैं, इसलिए हर राज्य की अपनी अलग गरीबी रेखा होनी चाहिए। पॉइंट है। लेकिन फिर आता है साल 2009। अगर हम इन नोट्स को गहराई से देखें तो सुरेश तेंदुलकर समिति का आना एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था। बहुत बड़ा बदलाव था वो। ये सिर्फ एक नई समिति नहीं थी, बल्कि ये गरीबी को देखने के पूरे नजरिए में एक क्रांति थी। इन्होंने 30 साल पुराने इस कैलोरी मॉडल को पूरी तरह से नकार दिया। और नकारना जरूरी भी था। तेंदुलकर समिति ने जो बात कही वो भारत के बदलते हुए स्वरूप की आवाज थी। उन्होंने क्या तर्क दिया? उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति सिर्फ जिंदा है ये काफी नहीं है। क्या वो स्वस्थ है? क्या उसके बच्चे स्कूल जा रहे हैं? क्या उसके पास पहनने को ढंग के कपड़े हैं? मतलब सिर्फ खाना ही जीवन नहीं है। एग्जैक्टली। इसलिए उन्होंने खपत व्यय यानी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को नया आधार बनाया। अरे, इस पर मुझे स्टडी टेक के नोट्स की वो देसी मास्टर ट्रिक याद आ गई जो याद रखने के लिए दी गई है। अच्छा, वो कौन सी ट्रिक है? उसमें लिखा है कि अलग से लकड़ी जलाकर खाना पकाया यानी कैलोरी। अरे वाह। हाँ। फिर तेंदुलकर ने उसे खाकर पैसे खर्च किए यानी खपत व्यय, और रंगराजन ने सब पर रंग चढ़ा दिया। हाँ, बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। इससे पूरा क्रोनोलॉजी याद हो जाता है ना? तो ये जो तेंदुलकर समिति का बदलाव है ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप किसी कार का मूल्यांकन कर रहे हो। वो कैसे? जैसे 1979 में अलग समिति के समय हम बस ये चेक कर रहे थे कि कार में पेट्रोल यानी कैलोरी डल रहा है या नहीं। अगर पेट्रोल है और कार रेंग रही है तो सब ठीक है। हाँ, बस कार चलनी चाहिए। लेकिन 2009 तक आते आते तेंदुलकर समिति ने कहा कि सिर्फ पेट्रोल से काम नहीं चलेगा, हमें कार की सर्विसिंग, उसके टायर्स, इंश्योरेंस यानी इंसान की शिक्षा और स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च को भी देखना होगा। बहुत ही सटीक एनालॉजी है ये। यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि कैसे भारत सरकार की सोच सिर्फ सर्वाइवल से आगे बढ़कर
ह्यूमन कैपिटल या मानव पूंजी के निर्माण की ओर गई। और इसी मानव पूंजी वाले ढांचे को 2014 में सी रंगराजन समिति ने और भी रिफाइन किया। हाँ, उन्होंने तेंदुलकर रिपोर्ट की कमियों को सुधारा और खपत व्यय के बास्केट में कुछ और जरूरी चीजों को जोड़ दिया। तो हमने ये तो डिकोड कर लिया कि खपत व्यय यानी पैसा खर्च करने की क्षमता ही ये तय करती है कि कोई गरीब है या नहीं। बिल्कुल। लेकिन इसके तुरंत बाद जो स्वाभाविक सवाल उठता है वो ये है कि ये पैसा आएगा कहाँ से। जाहिर सी बात है, पैसा आता है रोजगार से, श्रम से। लेकिन क्या हो अगर हमारा लेबर मार्केट यानी श्रम बाजार ही एक तरह का भ्रम बन चुका हो। ये बहुत ही गहरी बात कह दी आपने। और यहीं से हम अपनी चर्चा के दूसरे और सबसे दिलचस्प हिस्से में प्रवेश करते हैं, बेरोजगारी का असली चेहरा। बेरोजगारी को लेकर एक बहुत ही आम और सतही समझ ये है कि बस नौकरी ढूंढना लेकिन ना मिलना। हाँ, ज्यादातर लोग यही मानते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी के कई ऐसे रूप हैं जो नंगी आंखों से दिखाई ही नहीं देते, जो अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं। एग्जैक्टली। ये एक दीमक की तरह होते हैं जो बाहर से तो शांत दिखते हैं लेकिन अंदर अर्थव्यवस्था का ढांचा बिगाड़ रहे होते हैं। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण वही खेत है जिसकी बात हमने चर्चा की शुरुआत में की थी, जहां 5 लोग मिलकर भी उतना ही अनाज पैदा कर रहे थे जितना 2 लोग कर सकते थे। हाँ, नोट्स में इसे प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी यानी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहा गया है। ये शब्द प्रच्छन्न अपने आप में ही बहुत रहस्यमयी है। इसे रहस्यमयी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें लोग काम करते हुए दिखते हैं। मतलब वे सुबह उठते हैं, खेत जाते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन आउटपुट कुछ नहीं है। हाँ, अगर हम अर्थशास्त्र के लेंस से देखें तो उन अतिरिक्त 3 लोगों की सीमांत उत्पादकता यानी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एकदम शून्य होती है। इस सीमांत या मार्जिनल शब्द को थोड़ा आसान करते हैं। हाँ, मार्जिनल का सीधा सा मतलब है अगला व्यक्ति या अगली इकाई। जी बिल्कुल। तो अगर खेत में तीसरे, चौथे और 5वें व्यक्ति के जुड़ने से फसल में एक भी अतिरिक्त दाना नहीं जोड़ रहा है तो उनका मार्जिनल योगदान शून्य है। सही कहा। लेकिन वे काम भले ही शून्य कर रहे हों, वे उस 10 क्विंटल अनाज में से अपना हिस्सा तो खा ही रहे हैं ना। यही इसका सबसे दर्दनाक पहलू है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो परिवार की कुल आय वहीं की वहीं अटकी रहती है, जबकि खाने वाले मुंह बढ़ जाते हैं। ये मानव संसाधन की सबसे भयानक बर्बादी है। बिल्कुल। वे 3 युवा अपनी पूरी ऊर्जा उस खेत में झोंक रहे हैं जहां उनके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वही 3 लोग किसी कारखाने में काम कर रहे होते हैं या अपना कोई छोटा उद्यम चला रहे होते तो परिवार की आय कई गुना बढ़ सकती थी। ये छिपी हुई बेरोजगारी ग्रामीण भारत को गरीबी के एक अंतहीन चक्र में फंसाए रखती है। और ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो इसी के साथ एक और बेरोजगारी चलती है, मौसमी बेरोजगारी या सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। नोट्स में इसका एक बहुत ही स्पष्ट विजुअल है। हाँ, वो जहां एक 12 महीने का चक्र बना हुआ है। एग्जैक्टली। उस चक्र में रबी और खरीफ की फसलों का समय दिखाया गया है। तो बुआई और कटाई के समय तो गांव में मजदूरों की भारी मांग होती है। लेकिन इन 2 सीजन के बीच के जो महीने होते हैं वे पूरी तरह से शांत और खाली होते हैं। उस दौरान खेतों में कोई काम नहीं होता और किसान या मजदूर के पास खाली बैठने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। ये तो हुई खेतों और गांवों की बात। लेकिन अगर हम शहरों की तरफ रुख करें, खासकर विकासशील देशों के जो अर्बन हब हैं, वहां की स्थिति अलग है। हाँ, वहाँ एक अलग ही तरह की बेरोजगारी पनप रही है और इसे कहते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी यानी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। मेरे हिसाब से आज के समय में ये सबसे बड़ा खतरा है। बिल्कुल। इस खतरे की जड़ बदलाव में छिपी है। कैसा बदलाव? संरचनात्मक बेरोजगारी तब पैदा होती है जब पूरी अर्थव्यवस्था का ढांचा, बाजार की मांग या तकनीक अचानक से बदल जाए, लेकिन काम करने वाले वर्कफोर्स के पास उस नई तकनीक के हिसाब से स्किल्स ही ना हो। अच्छा, जैसे 1990s का वो दौर याद कीजिए जब भारत के दफ्तरों में कंप्यूटरों ने दस्तक दी थी। बहुत ही क्लासिक उदाहरण है यह। मान लीजिए कोई 45 साल का व्यक्ति है जिसने अपनी जिंदगी के 20 साल टाइपराइटर पर शानदार स्पीड से टाइपिंग करने में लगा दिए हैं। अचानक से दफ्तर में कंप्यूटर आ जाते हैं। अब उस व्यक्ति का 20 साल का अनुभव बाजार के लिए रातों रात शून्य हो गया। वो एकदम से आउटडेटेड हो गया। हाँ, वो व्यक्ति काम करना चाहता है, वो मेहनती है, लेकिन अर्थव्यवस्था की संरचना बदल चुकी है और आप किसी 45 साल के व्यक्ति से रातों रात कोडिंग सीखने की उम्मीद भी तो नहीं कर सकते। सही बात है। ये एक बहुत गहरा मतलब जनरेशनल ट्रॉमा है
जब भी अर्थव्यवस्था में कोई बड़ी तकनीकी छलांग लगती है तो पुरानी स्किल्स वाले लोग पीछे छूट जाते हैं। मास्टरिक में भी यही लिखा था कि जब पूरे देश का स्ट्रक्चर या तकनीक बदल जाए। एग्जैक्टली। और इसी के समांतर एक और रूप है घर्षणात्मक बेरोजगारी या फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्या होती है? ये बहुत कम समय के लिए होती है। जैसे जब आप अपनी पुरानी नौकरी छोड़कर नई नौकरी ढूंढ रहे होते हैं तो बीच के 15-20 दिन का जो खाली समय है, अच्छा, वो ट्रांजिशन पीरियड। हाँ, वो घर्षणात्मक बेरोजगारी है। ये किसी भी गतिशील अर्थव्यवस्था का एक सामान्य हिस्सा है। और एक आखिरी प्रकार है चक्रीय बेरोजगारी या साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। स्टडी टेक के 3D डायग्नोस्टिक स्लाइड में एक बहुत ही कमाल का ग्लोब दिखाया गया है। हाँ, वो ग्लोब वाला विजुअल बहुत इम्पैक्टफुल है। वो इन अलग अलग बेरोजगारियों को दुनिया के नक्शे पर समझाता है। उसमें जो लाल रंग का एक बड़ा तीर है वो अमेरिका और यूरोप जैसे विकसित देशों की तरफ इशारा कर रहा है ना? बिल्कुल, ये चक्रीय बेरोजगारी का प्रतीक है जो बाजार में आने वाली मंदी या रिसेशन के कारण होती है। मतलब जब मंदी आती है, मांग घटती है तो कंपनियां छटनी शुरू कर देती हैं। हाँ, वहीं एक नीला तीर भारत के शहरी क्षेत्रों की तरफ है जो तकनीकी बदलाव के कारण होने वाली उसी संरचनात्मक बेरोजगारी को दिखाता है जिसकी हमने अभी बात की। और हरे रंग का तीर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों पर है जो प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी की कहानी कहता है।